बैठो बैठो। कल हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ लिए थे क्या होता है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स, मतलब जिसपे कैपेसिटेंस आपका क्या है, डिपेंड करता है। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको बढ़ाने या घटाने पे या चेंज करने पर किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बदलेगा। ठीक है, तो जैसे आपका जो टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस का मतलब यह हुआ कि वो कारण जिसकी वजह से आपका कैपेसिटेंस क्या होता है, बदल जाता है। जैसे मान लीजिए आप प्लेट का एरिया बदलते हो तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, बदल जाएगा। आप प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देते हो तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, बदल जाएगा। आप प्लेट के बीच के मीडियम को बदल देते हो, यानी माध्यम को चेंज कर देते हो, तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, बदल जाएगा। तो तीन चीजों पर आपका जो कैपेसिटेंस है वो निर्भर करता है। नंबर वन, पहला है आपका एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेट का एरिया। ठीक है, पहला क्या है, प्लेट का एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट। अब एरिया ऑफ द प्लेट कैसे होगा, जब आप एरिया को बढ़ाओगे तो आपका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दैट इज कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यानी कैपेसिटेंस क्या होता है किसी भी कंडक्टर का, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना बड़ा या जितना एरिया का आपका क्या होगा, कंडक्टर होगा, उतना ज्यादा आपका कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, मान लो हमने एक सरफेस लिया, इतना पतला सा है, मतलब इसकी एरिया इतना है, तो इसका कैपेसिटेंस कुछ होगा। अगर हम इसका एरिया बढ़ा करके लंबा चौड़ा कर देते हैं, ठीक है, ढेर काफी ज्यादा सरफेस एरिया वाला कोई मेटल प्लेट लेके आते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई अगर कम एरिया है तो कम चार्ज स्टोर कर पाएगा, ज्यादा जगह आ गई तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा। भाई ये कमरा है, अगर इस कमरे को छोटा कर दिया जाए तो यहाँ कम बच्चे बैठ पाएंगे, बड़ा कर दोगे तो ज्यादा बच्चे बैठ जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वही हाल इसका है कि भाई कंडक्टर के एरिया को अगर आपने क्या किया, बढ़ा दिया, तो ज्यादा चार्ज क्या कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा, और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो एरिया के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। उसके बाद नंबर टू, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। तो जो आपका कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। यानी प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, कैपेसिटेंस आपका उतना कम हो जाएगा। ठीक है, दो प्लेट है, एक प्लेट से मिलकर कभी कैपेसिटेंस बनता नहीं है। दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच में कुछ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। एक को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं, एक को निगेटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं। तो एक क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। दोनों के बीच में अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहता है। जैसे ही आप उसको किसी एक्सटर्नल चीज से जोड़ते हैं तो पूरा का पूरा एनर्जी जो स्टोर किया रहता है प्लेट, इकट्ठा प्रोवाइड कर देता है। तो अगर दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका कैपेसिटेंस कम होता चला जाएगा। तीसरी बात है मीडियम, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। मीडियम बिटवीन द प्लेट्स का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो भी मीडियम का क्या रखोगे, जो भी मीडियम आप प्लेट के बीच में रखोगे उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका कैपेसिटेंस। जैसे हर माध्यम का या हर मीडियम का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये हमने आपको बताया था। सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वीक करता है। पानी में आपने सुना होगा, मतलब आपने देखा है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसको वाटर में डालने पर उनका बॉन्ड टूट जाता है। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या होता है, Na+Cl-। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है।
क्यों? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इसके बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पर लगता है उसकी वजह से आयनिक बॉन्ड क्रिएट होता है। और इस पानी को जैसे ही आप इस नमक को जैसे ही आप पानी में डालोगे तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिक होता है। तो जिस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को उतना ही वीक कर देता है। जैसे हमने आपको कल एग्जांपल के रूप में बताया था कि मेटल के लिए जो के की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो मेटल में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करता। मेटल में देखते हो ना, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं, अपने आप ही चलते फिरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता। जब के की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के बीच में, ये जीरो हो गया। मतलब कोई फोर्स काम ही नहीं करता वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसीलिए वहां के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? टोटली फ्री रहते हैं। तो कारण कई होते हैं। जैसे एक ही चीज का हमने कई बार, जैसे कंडक्टर हमें आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कल, तो हमने कंडक्टर को भी आपको कई तरीके से एक्सप्लेन किया कि वैलेंस शेल है, दूरी बढ़ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया आसानी से। एक कारण ये भी है, एक कारण ये भी है। तो जिस रेफरेंस पे आप बात करोगे उस रेफरेंस पे कारण कई होते हैं। समझ गए बात? कोई एक ही कारण नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा, और भी कारण हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो जिस भी मीडियम में आप प्लेट को रख रहे हो उस मीडियम का अपना एक क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका क्या? कैपेसिटेंस। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये जो है आपका फैक्टर्स हैं जिसपे आपका कैपेसिटेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वापस उस पर चलते हैं। तो इन तीन चीजों पे आप ध्यान रखेंगे, इन तीन चीजों पे आपकी कैपेसिटेंस की निर्भरता है, एरिया, डिस्टेंस और मीडियम पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। बीचों बीच इसके हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉजिटिव की वजह से इधर की ओर होगा, दैट इज E1, और इस निगेटिव की वजह से भी इधर ही होगा, दैट इज E2। गॉस थ्योरम में आपने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम में आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कि दो प्लेटों के बीच में जब प्लेटें अपोजिट चार्ज हो जाती हैं तो प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वहां पर आपका ये जो E आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। मान लेते हैं कि आपका ये जो प्लेट है वो किसी ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है, ठीक है। तो ये आपका जो E आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे इफ द प्लेट्स प्लेस्ड इन अदर मीडियम, ठीक है, किसी अदर मीडियम यानी एयर और वैक्यूम को छोड़ करके किसी अन्य मीडियम में रख दिया गया तो आपका E कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की जगह आप क्या पुट कर सकते हो बेटा? सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई ए, ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया, सब पहले चैप्टर का है, ये पहले दूसरे चैप्टर का। तो जो नए बच्चे हो आप लोग, मान लो ये सब फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है, टेंशन मत लेना, ये सब फर्स्ट सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो प्रोसेस समझो, फॉर्मूला मान लो नहीं याद है तो याद अभी मतलब दिमाग में बैठा लो कि सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सिग्मा को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है Q बाई ए। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब सिग्मा की जगह हम क्या रख देंगे भैया, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। ये आपका क्या मिल गया, E मिल गया। उसके बाद एक फॉर्मूला आपको मैंने अभी पोटेंशियल वाले में बताया था कि dV बाई डी आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, E। तो इसको अगर हम डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में ना लिख करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V बाई आर इज इक्वल्स टू E, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, E इंटू आर। तो यहां पर E तो दिया ही हुआ है हमको, यहाँ डिस्टेंस दोनों के बीच में हमने क्या कंसीडर किया है, D कंसीडर किया है। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है, यानी R की जगह मैंने क्या ले लिया है, D ले लिया है। तो अगर आप यहां पर वोल्टेज निकालोगे तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू डी। कोई समस्या, जैसे V बराबर ई आर होता है, जहां E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, R आपका डिस्टेंस है। तो यहां पर डिस्टेंस मैंने D मान के रखा है, तो R की जगह क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ED। अब E की वैल्यू आप यहां पे रखोगे तो V बराबर हो जाएगा Q इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q बाई V, Q अपॉन V। तो यहां पर Q रखा और V की वैल्यू रख दी, तो V की वैल्यू क्या है, क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। तो Q से Q कट गया, ये ऊपर चला गया, दैट इज C इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यही आपका क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। जब इस टाइप का कोई कैपेसिटर आप लोगे पैरेलल प्लेट टाइप का, तो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहां के क्या है, इसके बीच का माध्यम है। अगर यहां पर माध्यम कोई नहीं है, वैक्यूम ले लिया, इफ एयर इज प्रेजेंट, एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट, ठीक है। एयर अगर प्रेजेंट है तो क्या करोगे, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आपका सी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो एयर और वैक्यूम के लिए ये फॉर्मूला आएगा, किसी अन्य माध्यम के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। किसी को ना समझ में आया बताइए, क्यों भाई, किसी को प्रॉब्लम, तुम्हें नहीं, तुम पीछे जो नए वाले बच्चे हो, तुम लोग को आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो। अब कोई पूछे कि भाई कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्यों रखा जाता है, जैसे आप कैपेसिटर तोड़ोगे, जो पंखे में कंडेंसर लगा है उसको जब तोड़ के देखोगे तो प्लेटों के बीच में एक व्हाइट कलर का पाउडर रखा रहता है, तो वो क्या होता है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो अब कहेगा कि ये बताइए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालना क्यों आवश्यक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने पर आपका जो कैपेसिटेंस है देखिए के टाइम इंक्रीज कर जा रहा है। अगर एयर रखेंगे या वैक्यूम रखेंगे तो कितना कैपेसिटेंस आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। लेकिन बीच के माध्यम में कुछ और डाल दिया, कितना हो गया, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी के गुना उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए प्लेटों के बीच में क्या डाल दिया, कोई ना कोई माध्यम डाल देते हैं। नींद आ रही तुमको, क्यों, तुम ही कह रहे हैं सो रहे हो, हाँ झपकी ले रहे हो यार तुम, इतना खराब पढ़ा रहे हैं, नींद आ रही है क्या यार, हाँ बताओ।
इतना खराब टीचर है, बताओ बच्चा सो जा रहा है। रात में ज्यादा मेहनत कर लिए क्या यार तुम लोग? उल्टा सीधा सोचते हैं, सब हंस रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब रात में जग उग लिए क्या कुछ? लगन? अच्छा अच्छा। हाँ, अब भाई तुम लोग जानो आपस वाली बात, किसकी शादी थी क्या थी वो तो तुम ही लोग बता सकते हो। सो मत। 15-20 मिनट पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद सोना आराम से। कहाँ स्कूल स्कूल जाना चाहिए? कौन नाम काट दिया? तुम्हारा नाम बहुत कट रहा है। तो सुबह बोल क्यों नहीं दिए? चलो ठीक है, स्कूल जाके लिखवा लो। तो एक काम करो ना, यहाँ फीस जमा कर दो लिख के। कोमल सर से मिलो, लिखवा देंगे। नहीं नहीं, लिखवा देंगे। ये देखो कह रहा है कट गया, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और क्या देख रहे हो? बड़े बेफिक्र आदमी हो यार तुम लोग। अरे नाम वाम नहीं कटता, ऐसे धमकी दिया जाता है। वो टीचर डराते हैं ताकि आप रेगुलर आते रहिए। भाई तो हम तो जीआईसी में पढ़ रहे थे, एक तो 11th के क्लास टीचर या 12th के क्लास टीचर, एक तो टीचर थे भगवान तिवारी, समझे? नहीं जीआईसी है हमें, उनका नाम था भगवान तिवारी। तो वही क्लास टीचर थे हमारे। तो हम लोग जाते थे स्कूल, बस 4 से 5 प्रैक्टिकल करके चले आते थे, कभी क्लास हाउस में नहीं बैठे। सीधे 4 बजे स्कूल पहुंचते थे, लैब में जाते थे, प्रैक्टिकल करते थे, चले आते थे। और जो हम लोग के क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उनके घर पे जाके हम लोग ट्यूशन कर लेते थे। तो क्लास में बैठो चाहे ना बैठो, कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता। तो 11th क्लास था, एडमिट कार्ड लेना हुआ, वही हाफ ईयरली वाला। गए हम, तो क्लास के बाहर मिले, गए हम। तो जीआईसी तो रीत है, पहले टीचर मिलते मान भरा पड़ो पैर पे, तो तुरंत पैर उड़ छू के हाँ क्या, हम क्या सर एडमिट कार्ड, क्या कौन हो तुम? हम क्या सर आप ही क्लास के बच्चे हैं क्या? क्या रोल नंबर? हम क्या सर 82। खोलन रजिस्टर, एक लाइन से 6 महीना एबसेंट है, एबसेंट ला। क्या एडमिट कार्ड नहीं मिल पाएगा? अरे हम क्या सर दे दीजिए। क्या नहीं मिल पाएगा, कभी आए ही नहीं हो? हम क्या सर आने से नहीं मतलब, आप कुछ भी पूछ लीजिए हम बता देंगे। क्या बता दोगे? हम क्या हाँ। ग्रामर का कुछ पूछे तो हम बता दिए। तो क्या ठीक है लेकिन स्कूल आना चाहिए, भले तुमको आता है। अरे हम क्या सर एडमिट कार्ड दे दीजिए, अच्छा ये वाला एग्जाम देते और सालाना वाले में आएंगे। तो बहुत कहे सुने पे एडमिट कार्ड दिए, हाफ ईयरली पेपर दिए, फिर साल भर नहीं गए, फिर ईयरली मिले, फिर गए हम। कहे हाँ बताओ। हम कहे सर भाई एडमिट कार्ड। तो खोले 82, फिर एबसेंट पूरा लाइन से। यार तुम कभी आओगे भी? हम क्या सर क्या करेंगे आके, सर आता तो है ही। क्या नहीं नहीं वो पुराना वाला पैतरा नहीं चलेगा तुम्हारा।
समझेगा। अब एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा तुमको, ये नहीं दिए भाई साहब, फिर जाके वही फिजिक्स वाले टीचर से कहलवाए तब जाके मिला एडमिट कार्ड, नहीं ईयरली में तो लपेट दे रहे हैं उनका। तो अरे अब इतना दिमाग हम लोग का नहीं था, हम लोग पुराने जमाने का, अब बच्चे एडवांस हो गए हैं। अब तो बच्चा पैदा होता है हाथ में फोन रहता है, लेके पैदा होता है, ठीक है। हम लोग भाई, हम लोग इतने एडवांस नहीं थे, ठीक है। चलो मिटा रहे भैया, और क्या। अरे यार 2-2 3-3 साल के बच्चे बिना फोन चलाए दूध नहीं पी रहे हैं, जब तक उनको फोन पे कार्टून ना दिखाओ। अब बताओ, ये तो वही स्थिति हो गई, आप बचपन से ही उसको हैबिचुअल कर दे रहे हो। अच्छा, माँ बाप को भी आसान हो गया, बच्चा रो रहा है फोन चला के दे दी, शांत हो गया, उन्हें फुर्सत मिल गई। ये नहीं देख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजन दे रहे हो तुम, इसकी आदत पड़ जाएगी तो बड़े होके भी वही हैबिट पड़ी रहेगी, बिना फोन के मना नहीं लगेगा। तो जो आज भी जो बुद्धिमान पढ़े लिखे माँ बाप हैं, बच्चों को फोन से बहुत दूर रखते हैं, बट इवन बच्चों के सामने खुद फोन इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे ऐसे भी गार्जियन हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखिए भैया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब क्या हुआ बेटा, उसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पर एक कैपेसिटर है, इसके बीच की डिस्टेंस है कितना d, और एरिया है इसका a, यहां निगेटिव निगेटिव और यहां पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके बीच में हमने एक स्लैब रख दिया, स्लैब का मतलब कोई अदर माध्यम, कोई अलग मीडियम का एक स्लैब रख दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, k है, और इसकी थिकनेस जो है वो है t, मतलब इसकी मोटाई कितनी है, t। अब क्योंकि इसको रखा है तो इसमें क्या होगा, इंडक्शन होगा, इंडक्शन होगा तो ये वाला सिरा इसका क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज होगा भैया, ये वाला सिरा निगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये वाला सिरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों, इंडक्शन की वजह से। इंडक्शन का प्रोसेस हमने आपको याद कीजिए पहले ही दिन बताया था, जब चार्ज आपको पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था किसी भी मटेरियल को 3 या 4 तरीके से चार्ज किया जा सकता है। पहला बाई रब करके यानी फ्रिक्शन से, दूसरा कंडक्शन से, तीसरा आपका इंडक्शन से, और चौथा बैटरी कनेक्ट करके। तो इंडक्शन वाला प्रोसेस बताया था कि टच नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में रख भर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर ये निगेटिव हो गया, इस पॉजिटिव टू निगेटिव की वजह से आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है जिसको E0 कह रहे हैं, और एक इस यहाँ पे जो ये पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है जिसको EI बोल दे रहे हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इधर ध्यान दो भाई, हाँ देख रहे हो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E इंटरनल, बाहर प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E0। डायग्राम में कोई समस्या, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आया। इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि यहां पर E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक पर इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज इस कोने पे आके इकट्ठा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज इस कोने पे आके इकट्ठा हो जाएगा, तो यहां पर निगेटिव पोलरिटी बन गई, यहां पर पॉजिटिव पोलरिटी बन गई, पॉजिटिव टू निगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। समझ में आई बात। तो अंदर इसके स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड EI है
और बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे E0। तो E0 इज इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, क्या आया था भैया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको मैं लिख सकता हूं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, लिखा जा सकता है E0, ठीक। उसके बाद अगर मैं EI कैलकुलेट करूं तो EI इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर आपका K इसका क्या है, K इसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और EI आपका ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहां पर हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, ये आपका EI आ जाएगा, ठीक। अरे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A होता ही होता है, ठीक। अब ये स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यहाँ पर K मल्टीप्लाई हो गया। E0 निकाल रहे थे तो प्लेटों के बीच का निकाल रहे थे, तो फ्री स्पेस का निकाल रहे थे, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हो गया। डाइलेक्ट्रिक के अंदर निकालोगे तो भैया ये माध्यम अलग है ना, इस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 था, तो K की जगह यहाँ 1 रख दिया, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट A बचा। यहाँ पे K की जगह हम 1 नहीं रख सकते क्योंकि ये तो अलग माध्यम है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा। समझ में आई बात। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा भैया, E0 का डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर, EI का डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर, तो E0 माइनस EI, या एक काम करो ऐसे मत करो, ये कर दो, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, ठीक है। तो अब यहां पर जरा ध्यान दो, E0 जो है कितनी दूरी पर है, कुल दूरी D है, और T स्लैब, T थिकनेस में आपका स्लैब है, तो बची हुई दूरी क्या हो जाएगी, D माइनस टी। प्लेटों के बीच पूरी दूरी D है और T दूरी इसने घेर लिया है, तो ये जो खाली स्पेस है इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, D माइनस टी। तो E0 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड D माइनस टी में रहेगा, तो E0 इंटू डी माइनस टी प्लस EI इंटू टी। भाई EI कितनी दूरी पे है, T पे है, तो EI इंटू टी हो जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं, तो E0 की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डी इंटू डी माइनस टी, ठीक है, प्लस Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी, ये आपका V आ गया। उसके बाद C इक्वल्स टू आप जानते हो क्या होता है बेटा, Q बाई V, तो रख दो। तो जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे C इक्वल्स टू Q की जगह Q ही रहेगा, V की जगह ये पुट करो, तो हो जाएगा Q अपॉन Q इंटू डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q इंटू टी अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। किसी को कोई समस्या, कुछ समझ में ना आया तो बताइए। ये देखो, तुमको फॉर्मूला मिला है V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, ठीक है। अब यहां पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E0 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ D माइनस टी वाले रीजन में, तो जब हम पोटेंशियल निकालेंगे E0 की वजह से, तो हमें रखना पड़ेगा E0 इंटू डी माइनस टी, और जब हम पोटेंशियल निकालेंगे इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये T रीजन में है, तो EI इंटू टी हो जाएगा। फिर मैंने E0 और EI की वैल्यू निकाली थी, उसकी वैल्यू रख दिया, रखने के बाद मैंने कैपेसिटेंस Q बाई V, तो Q यहाँ पे है ही है, V की वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर Q कॉमन ले लो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बच जाएगा आपका D माइनस टी प्लस T अपॉन K। कोई समस्या, यही तो बचेगा ना, ठीक है। तो Q से Q कट गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई K। ये आपका क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा, किसके लिए, कैपेसिटेंस आ जाएगा एक ऐसे कैपेसिटर के लिए जिसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया है, कितने थिकनेस का, T थिकनेस का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका कितना है, K है। तो जब आपका कैपेसिटेंस खाली हो, एयर और वैक्यूम हो, तो आप इसके पहले जो फॉर्मूला मिला है वो लगा देंगे,
जब आपको क्वेश्चन में दिया हो कि एक स्लैब रखा गया है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 या 3 है, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो E एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, अभी और कंडीशंस हैं, पहले इसको नोट करो। तो कंडीशंस की बात करते हैं। तुम्हें नहीं समझ में आ गया? तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? कम आया? क्या दिक्कत है बताओ, समझ लोगे ना? समझ में आया बताना, शर्माना नहीं। गाना के सुनाता है वो। बड़ा रंगीन आदमी है। गाना आप सुन रहे क्या? गाना आप सुन रहे क्या? अच्छा, इधर बज रहा। ओ, वही हम कहे गाना कौन बजा रहा है। ठीक है, कुछ लड़के 3 क्लास लेने में हालत खराब हो जाती है, भाग जाते हैं। और 2-3 तो गए नहीं, कहे सर काम है। हम कहे जाओ, काम है तो फिर और क्या कह सकते हैं। काम के लिए थोड़ी रोका जा सकता है, पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट काम हो। इसको घर जाके प्रैक्टिस भी करना है, ऐसे लिख के नहीं कर छोड़ देना है, समझे? इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करना है, मतलब बिना देखे लिखना है 2-3 बार। उस हाँ, ये डेरिवेशन है और क्या, यही सब तो पूछा जाता है एग्जाम में तुम्हारे। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि derive the formula for a capacitance of a parallel plate capacitor if the dielectric slab of T thickness inserted on them। ऐसे ही लिखा रहेगा क्वेश्चन, तो आपको यही चित्र बना के यही सब करना रहेगा, समझे? तो मतलब वो कह रहा है कि आप उस एक ऐसे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाइए जिसके अंदर कोई टी थिकनेस का स्लैब इंसर्टेड किया गया हो। तो यही तो है टॉपिक, तो यही तो करना है आपको एग्जाम में। अब क्वेश्चन ना समझ पाओगे दिक्कतें है। हाँ, अरे यार तुम 10 बार पूछो, हम 10 बार समझाएंगे, काहे परेशान हो? 11वीं बार भी समझा देंगे, 11 बार फीस लेंगे तुमसे। जय बार पूछोगे तय बार एक्स्ट्रा फीस। हाँ, एक ही बार में समझ जाओगे, तब ठीक है। नहीं यार, पूछ लेना, नहीं लेंगे एक्स्ट्रा फीस। तुम तो बुरा मान गए यार, पैसा नहीं है। पढ़ाई बड़े के हुक लगे पैसा ना। समोसा खाए कोई तुरंत 10 रुपया निकले। दो चीज के लिए, 3 चीज के लिए इंसान के पास पैसा नहीं होता। एक डॉक्टर को दिखाने के लिए, सारी मजबूरी डॉक्टर के सामने होता है। डॉक्टर साहब बहुत दूर से आए है, बहुत गरीब है, इलाज बड़े तनिको पैसा ना आए बा। दूसरी, कोचिंग में। तीसरा, हाई कोर्ट, वकालत, मतलब कचहरी उचेहरी। 3 जगह लोग पैसा देना नहीं चाहते, अब देना यहीं पड़ता है। ठीक है, अब बिना इसके कामों नहीं चलता भाई, डॉक्टर के बिना काम ही नहीं चलेगा। तबीयत खराब हो गई तो हो गई, देना पड़ेगा।
पढ़ाई एक फंडामेंटल चीज है, पढ़ना ही है। और कोई दिक्कत हो गई भाई केस हो उसमें, तो 100% बिना दिए आप केस लड़ ही नहीं पाओगे भाई, खुद तो जाके कोर्ट में खड़े नहीं हो जाओगे, वकील है लड़ेगा, तो वकील को बिना दिए काम चलेगा नहीं। तो सारी मजबूरी जो है यही 3 जगह लोग बताते हैं, और यही 3। कौन, मैं? अरे बेटा, तो फ्री चला तो रहे हैं यूट्यूब पे, पढ़ो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। तो अब ये तो क्या कहते हैं, अब तुम क्या सोच रहे हो कि हम तुमको बुला करके पढ़ाएं? हाँ, यहाँ बिल्डिंग के 25-30 हजार के अलावा हम अपने जेब से पढ़ा तू, मतलब हम समाज सेवा बन करिए, और अपने घर वालों का कर सड़क पे ला दें कि आओ यहीं रहो, हम समाज सेवा करेंगे। ठीक है, मिटा दे बेटा। अरे एक बेसिक नीड होती है हर इंसान की, वो बेसिक नीड कंप्लीट होनी चाहिए, और क्या। नहीं, फ्री चल ही नहीं सकता ना बेटा, हर इंसान का एक नीड होती है, और आपसे भी उतना ही चार्ज लिया जाता है जितना यहाँ का खर्चा है। अब जैसे यहाँ का किराया प्लस टीचरों का जो सैलरी वैलरी है, कुछ बचता थोड़ी है ऐसा। कहाँ टाइम हो गया, रुको यार, आज स्कूल थोड़ा लेट जाना। अरे ठीक है, रुक जा, कंडीशन में बता दे बेटा। देखो कंडीशन पहला समझो, अगर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हटा दिया जाए, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर निकाल के बाहर कर दिया जाए, तो ये जो T है इसका मान क्या हो जाएगा 0, और K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगा। तो आप यहां पर पुट कीजिए, यहां पर लिखिए इफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज एब्सेंट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा बेटा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब यहां पे देखिए माइनस T, ये तो 0 हो गया, प्लस T ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यही तो आया था ना कैपेसिटेंस, अभी जो लास्ट वाला फॉर्मूला निकाले थे यही तो आया था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसमें नहीं था, तो देखिए आ गया। दूसरा, if dielectric slab fill the whole space, अगर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पूरे स्पेस को भर देता है, तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे देखना एप्सिलॉन नॉट A, D का मान 0 हो जाएगा, और T किसके बराबर हो जाएगा, D के। अरे T फैल करके D के बराबर हो गया, और D आपका क्या हो गया 0, नहीं D तो D ही रहेगा फिलहाल, D माइनस D प्लस D अपॉन K, ये से ये कट गया, आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। अगर आपका पूरा ये स्लैब से भर दिया जाए तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड लिखी कहाँ, यहां लिख देता हूं, डायग्राम का कोई इस्तेमाल नहीं। तीसरा देखिए भाई, थर्ड, इफ dielectric slab of metal is used, अगर मेटल का डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज किया जाए तब, हाँ क्या हुआ, K की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ बात सही कह रहे हो यार, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो क्या बचेगा भैया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T बचेगा केवल। ठीक है, समझ गए। और इस कंडीशन में अप्लाई करोगे तो, इस कंडीशन में अप्लाई करोगे तो K इनफाइनाइट हो जाएगा, तो C आपका पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा।
अभी ये जो डाइलेक्ट्रिक मेटल का स्लैब यूज किया गया है वो ऐसे कंडीशन में यूज किया गया है कि होल स्पेस कंटेन नहीं कर रहा है, बीच में ही रखा गया, थोड़ा स्पेस छोड़ करके। अगर उस मेटल स्लैब को पूरी तरीके से भर दिया जाए तब आपका सी क्या होगा, फोर्थ कंडीशन। इफ मेटल स्लैब फिल होल स्पेस, होल स्पेस यानी पूरा स्पेस फिल कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू, उस वहां पे रखेंगे, देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन इनफाइनाइट, ये आ जाएगा। तो ये तो कट ही गया, इनफाइनाइट ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो C क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटेंस को इनफाइनाइट कर दिया जाए। ये चौथी कंडीशन है, ठीक है। एक और है, बस अंतिम है यार, इतना लिख लिए, नहीं उधर नहीं, इधर आ रहा है कैमरे में, तब लाओ फिर पांचवें में, पांचवा है, फिफ्थ, इफ द डाइलेक्ट्रिक slab of thickness T1, T2, T3 having dielectric constant K1, K2, K3 placed between the plates, मतलब अब एक प्लेट नहीं डाला जा रहा है, अब ढेर सारे प्लेट हैं जिनकी थिकनेस क्या है, T1, T2, T3, T4 इस तरीके से, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनका क्या है, K1, K2, K3 इस तरीके से। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A, D यहां पे है D माइनस T1, ठीक है, इंटू D माइनस T2 ऐसे चलता रहेगा, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, जेट होंगे अपना रख लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना डाल करके ढेर सारे डले हों तो ये काम करना है, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 इस तरीके से होगा, डॉट 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 ब्रैकेट में, ठीक, ये रहे, ठीक, समझ में आई बात, इसको नोट कर लीजिए, अब जाइए स्कूल, है ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, चाहे जिस स्टेट में रखो, प्लाज्मा भी रख दो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, ठीक, किसी भी स्टेट में आप रख दीजिए, वर्क करना चाहिए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए। मैं अपनी चाबी नहीं लिया, हाँ मेरे पास चाबी नहीं, हम उनको दे दिए थे, RS यादव सर। ठीक है बेटा, और कोई समस्या, लग सोवत रहा था, हर काम खत्म।